अब हमें बहुत सारा सोडियम और बर्फीला पानी चाहिए। आर्यन ने कहा, यह पूरा का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। यहाँ पर सोडियम या बर्फीला पानी तो दूर, नॉर्मल पानी भी नहीं मिलेगा। हमें यहाँ से जाने की जरूरत है। क्या किसी को ट्रक चलाना आता है? उसकी इस बात पर टीना ने हाथ उठाया। आर्यन ने कहा, तो ठीक है, अभी और इसी वक्त चलो यहाँ से। आशीष ने कहा, पर हम रूबी जी को कैसे भूल सकते हैं? हमें उसे लेने जाना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में हम उसे स्पेसशिप के अंदर ही भूल आए। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाए रूबी, मेरे लिए बस मेरे दोस्त की जान बचाना जरूरी है। आशीष ने आर्यन की बात काटते हुए कहा, नहीं, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। मेरे पास एक प्लान है। तुम सब जाओ, मैं यहीं रुककर सब पर नजर रखता हूँ। सानिया ने कहा, यह सरासर बेवकूफ़ी है। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने देखा था कि अरबाज ने बेहोश होने से पहले अपनी घड़ी में कुछ टाइप किया था। शायद उसने मदद के लिए किसी को बुलाया है। अब तुम देर मत करो और जाओ यहाँ से। इतना कहकर आशीष ट्रक से बाहर गया और उसने इशारों से सबको जाने को कहा। टीना ड्राइवर की सीट पर गई और उसने ट्रक स्टार्ट किया। इसी के साथ वह लोग वहां से रवाना हो गए। आशीष जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और विचारों में खो गया। एक तरफ रानी सर्पिका मीका के पीछे एक राख हो चुके पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी। आखिरकार मीका उसे उसी इमारत के पास ले गया जहां जेम्स और राजकुमार छुपे थे। मीका ने चलते वक्त बहुत सोचा था कि आखिर वह रानी से कैसे पीछा छुड़ाए, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझता। जब मीका इमारत के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे इमारत के दाहिने तरफ बनी चौड़ी सड़क पर 70 से भी ज्यादा ट्रक दिखाई दिए थे। उसके मुस्कुराने की वजह ट्रक के ऊपर बना बड़े आकार का जेड था। इसका सीधा सा अर्थ था, ये ट्रक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही भेजे गए हैं। मीका तेजी में देखते ही देखते इमारत के तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। रानी सर्पिका उसके ठीक पीछे ही थी और रानी के पीछे उसकी 5 लाख सैनिकों की सेना चल रही थी। मीका ने अंदर जाते वक्त जेम्स और राजकुमार को देखा। जेम्स सर पर हाथ रखकर एक खंबे के किनारे टिका हुआ बैठा था। मीका ने उसे कहीं छुप जाने को कहा। मीका का इशारा समझकर जेम्स तुरंत ही एक खिड़की के पास रखे बक्से के पीछे छुप गया। जेम्स ने राजकुमार को रस्सियों से बांध रखा था। रानी ने आते ही राजकुमार को गले लगा लिया। रानी ने ममता भरी आवाज में कहा, पुत्र जियुत्सु, आप ठीक तो है ना? इन मानव, मैंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? राजकुमार ने रोते हुए कहा, माँ, इस मानव ने हमारा बहुत अधिक अपमान किया है। राजकुमार उम्र में बड़ा था पर दिमाग से पैदल था। शायद इसी वजह से वह इतनी आसानी से मीका के कब्जे में आ गया था। रानी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, इन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर रानी ने मीका की तरह गुस्से में देखा। मीका को यह पहले ही मालूम था कि राजकुमार के मिलते ही रानी उसे मार देगी, इसलिए उसने पहले ही भागने की योजना बना रखी थी। मीका को भागता हुआ देख रानी उसकी तरफ झपटी और एक ही सेकंड में उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। वह मीका की गर्दन तोड़कर उसे मारने वाली थी कि तभी एक मिसाइल खिड़की से होते हुए आई और रानी के शरीर से टकराई और वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और देखते ही देखते वो इमारत ध्वस्त हो गई। मीका चिल्लाया, किया होगा आगे? किसने किया है ये हमला? किया होगा? इस जंग का अंजाम जानने ले लिए पड़ते रहें। रुद्र 80 ट्रक जो 60 मीटर लंबे थे उन्हें लेकर हिमाचल की सीमा में प्रवेश करता है। इस वक्त वो सोलांग वैली जा रहा था पर अचानक ही रुद्र को घड़ी में इमरजेंसी एक अननोन मैसेज आया। रुद्र एक खाली इमारत के पास रुक गया। बाकी के ट्रक खुद रोबोट्स चला रहे थे। रुद्र के रुकते ही वो भी रुक गए। रुद्र ने मैसेज प्ले किया, मैं बेस N.101 का कमांडर निहाल सिंघानिया। रुद्र, तुम्हें सूचना दी जाती है कि तुमसे 4 मीटर की दूरी पर एलियंस की पूरी फौज तैयार है। तुम्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। रुद्र ये मैसेज सुनकर थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि इससे पहले जितने भी मैसेज आए थे वो सूर्य प्रताप ही भेज रहा, पर अब अचानक किसी नए कमांडर का मैसेज क्यों आया है? क्या बेस N80 में कुछ हुआ है? रुद्र ने कहा, बेस N.101? आखिर ये बेस कहाँ पर है और इसे दूसरे बेस से अलग क्यों रखा गया है?
यही सोचकर रुद्र आगे की तरफ पैदल चलने लगा। रुद्र ने अपनी दूरबीन निकाली और एक जगह रुककर आसपास देखने लगा। रुद्र को मीका कमर झुकाए चलता हुआ दिखा। रुद्र ने हैरानी से कहा, ये तो माइकल है, पर इसे हुआ क्या है और ये यहाँ क्यों आ रहा है? इतना कहकर रुद्र ने दोबारा दूरबीन में देखा और उसके होश उड़ गए। उसे माइकल के पीछे 14 फीट लंबी रानी सर्पिका और उसके ठीक पीछे 10 फीट लंबे एलियंस की सेना दिखाई दी। रुद्र ने कहा, शिट, ये तो इसी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। सोने का कवच और मुकुट, यानी ये भी कोई राजकुमारी या कमांडर हो। हाँ, इसे पकड़ना तो मुश्किल दिख रहा है, लेकिन इसे मारा जा सकता है। हाँ, इसे मार देना चाहिए। इतना कहकर रुद्र अपने कंटेनर की तरफ दौड़ा और उसमें से मिसाइल गन लेकर बाहर आया और रानी के ऊपर निशाना लगाने लगा। पर उसे मिसाइल चलाने का सही मौका नहीं दिखता और देखते ही देखते रानी उनके करीब आने लगती है। ये देख रुद्र अपने ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और सोने की अवस्था में उस पर लेट जाता है ताकि कोई उसे देख न सके। रुद्र सरकते हुए किनारे पर आया और देखने लगा। रुद्र ने देखा कि मीका दौड़ते हुए उस 4 मंजिला इमारत में घुस गया और उसके पीछे रानी भी चल रही है थे और वो सिपाही इमारत के चारों ओर घेरा बनाने लगे और उनमें से कुछ एलियंस रानी के पीछे चले गए। रुद्र ने कहा, ये सब हो क्या रहा है? मीका इस इमारत के अंदर क्यों गया है? इतना कहकर रुद्र दूरबीन की मदद से इमारत की खिड़की की तरफ देखने लगा। उसे वहां जेम्स दिखाई दिया। रुद्र एलियंस की नजरों से बचते हुए इमारत के अंदर देख रहा था। आखिरकार उसे मीका दिखाई दिया और अगले ही पल रानी माइकल के सामने आ गईं और माइकल को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। रुद्र ने कहा, शिट, लगता है ये मीका को मार देगी। मुझे इसकी पीठ दिखाई दे रही है। यही सही मौका है इसे मारने का, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मीका और जेम्स को भी चोट पहुंच सकती है। शिट, क्या करूं? हाँ, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर रुद्र ने मिसाइल गन उठाई और रानी की तरफ चला दी। मिसाइल खिड़की से होते हुए सीधा रानी की पीठ से टकराई और उस जगह एक जबरदस्त धमका हुआ। जेम्स ने रुद्र को मिसाइल चलाते हुए देख लिया था तो उसने बिना देर करे सीधा खिड़की से छलांग लगा दी और अगले ही पल इमारत धमाके की वजह से ध्वस्त हो गई। मिसाइल के दबाव से रानी आगे की तरफ गिरी और मीका उसके नीचे दब गया, जिस कारण मीका धमाके की आग और गिरती हुई छत से बच गया। रुद्र ने जब जेम्स को कूदता हुआ देखा तो उसने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जेम्स सफलतापूर्वक नीचे आ गया और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। जेम्स भागता हुआ एलियंस के बीच से निकल गया। एलियंस बहुत ज्यादा चौंक गए जब उन्होंने वो धमाका देखा। आखिर उस इमारत के अंदर उनकी रानी जो थी। जेम्स भागता हुआ रुद्र के ट्रक पर चढ़ गया। रुद्र ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जेम्स ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? भूल गए क्या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में हमें बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे कुदाया जाता था। हालांकि हम रस्सी का इस्तेमाल करते थे, पर वहां भी मौत का खतरा तो होता ही था। रुद्र ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा, ये सब छोड़ो और ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है? उसके इस सवाल पर जेम्स ने एक सांस में ही रुद्र को वहां के हालात बताए। एक 10 फीट लंबे एलियन ने गिरी हुई छत के मलबे को उठाया और रानी को वहां से बाहर निकाला। रानी का हाल बुरा था। उसकी पीठ का कवच किसी जले हुए कपड़े की तरह तितर बितर हो गया और उसके गर्दन, दाहिना कंधा और पीठ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। सोने का कवच उसकी पीठ में गड़ चुका था, साथ ही उसकी गर्दन और कंधों के ऊपर की चमड़ी छिल चुकी थी, पर इसके बावजूद भी रानी होश में थी और सीधी खड़ी हो पा रही थी। उसके सामने माइकल था जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। रानी ने जोर से चिल्लाकर कहा, आक्रमण करो, कोई भी जिंदा न बचने पाए। उसके इतना कहते ही सैनिक हरकत में आ गए। रुद्र और जेम्स ने भी उसकी आवाज सुनी, जिस पर रुद्र ने बिना देर किया सभी फाइटर्स रोबोट्स को एक्टिव करके ऑटोमेटिक टारगेट किल्ड मोड पर सेट कर दिया। इसी के साथ सभी ट्रक के दरवाजे खुले और रोबोट्स की सेना आगे बढ़ी। एक एलियन ने जब ये देखा तो वो चिल्लाया, दुश्मन हमारे पीछे से हमला करने वाले हैं।
उसके इतना कहते हैं सभी एलियंस ने उस तरफ देखा जहां से रोबोट्स की फौज उनकी तरफ आ रही थी। रोबोट ने जैसे ही एलियन की पहचान की उन्होंने अपनी मशीन से उन एलियंस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। एलियन भी अपनी तलवार लिए उनकी तरफ तोड़ने लगे। 50 एलियंस रानी के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। एक एलियन के हाथ में रिमोट जैसा डिवाइस था। उसने एक हरा बटन दबाया और सेना को भेजा। वह सिग्नल 400 मीटर दूर खड़ी 5 करोड़ एलियंस की सेना के एक एलियन के रिमोट में दिखाई दिया। उस एलियन ने अपनी जुबान अपने साथियों से कहा, इमरजेंसी रानी के ऊपर हमला हुआ, हमें तुरंत ही उनकी मदद के लिए जाना होगा। उसके इतना कहते ही सभी सैनिक हैरान हो गए और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। देखते ही देखते वह सभी एलियंस दाईं दिशा में दौड़े चले जा रहे थे। आशीष ने हैरानी से कहा, उस एलियन ने इन सभी से ऐसा क्या कह दिया जो यह उसी दिशा में भागने लगे जहां मीका गया था। पर यह मेरे लिए अच्छा मौका है रूबी को उस स्पेसशिप से बाहर निकालने का। इतना कहकर आशीष उठा और उस स्पेसशिप की तरफ दौड़ने लगा। स्पेस में अंदर जाने के बाद उसने रूबी को गोद में उठाया और बाहर आ गया। रूबी अभी तक बेहोश थी। रूबी को लेकर जा ही रहा था कि उसे आसमान से एक विशालकाय गोलाकार की स्पेसशिप वहां उतरती हुई दिखाई दी, जिसे देख आशीष के होश ही उड़ गए। आशीष ने गुस्से में कहा, शिट, क्या इन्हें भी अभी आना था। अब मैं रूबी को लेकर यहां से कैसे जाऊंगा। स्पेसशिप वहां लैंड होने ही वाला था। आशीष परेशान था कि रूबी को वह कैसे बचाएं। वह पर आशीष को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह रूबी को एक बार फिर एक स्पेसशिप के अंदर छुपा देता है। यह वही स्पेसशिप थी जिसमें रानी आई थी और आशीष भी उसमें छुप जाता है। गोल आकार की विशालकाय स्पेसशिप वहां उतरी और उसमें से अजगर राज आया और उसके पीछे पीछे उसके रक्षा टुकड़ी बाहर आई। वहां का नजारा देखने के बाद अजगर राज ने कहा, यहां तो कोई भी नहीं है, हमारी सेना कहाँ गई। उसकी इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पर तभी एक 7 फीट का एलियन स्पेसशिप से बाहर आया और सिर झुका कहने लगा, महाराज, अभी अभी हमें मदर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम से सूचना मिली है कि महारानी यहां आई थी और अब वो यहां से कुछ दूरी पर है। पर महाराज, एक दुखद समाचार ये है को महारानी पर हमला हुआ और उन्हें काफी चोट भी आई है। ये सुनकर अजगर राज गुस्से में चिल्लाया, इन मानवों की इतनी हिम्मत जो हमारी रानी को चोटिल करे, पर को यहाँ क्यों आई, हमने उनसे मना किया था। इतना कहकर अजगर राज ने जमीन पर पैर पटका और सैनिक से दिशा का पता लगाने को कहा। दिशा का पता चल जाने के अजगर राज अपनी रक्षा टुकड़ी के साथ वहां चला गया। रुद्र की ह्यूमन रोबोट्स और टाइगर रोबोट्स एलियंस को चुन चुनकर मार रहे थे। शुरू में तो गोलियों का असर उन पर नहीं होता ऐसा उनके काले रंग के मजबूत कवच की वजह से, पर बाद में रुद्र सभी रोबोट्स के सिस्टम में ये बात इनपुट करता है वो टारगेट के सिर पर निशाना लगाए और ये तारिका काम भी आता है। अब तक वो एलियंस रोबोट्स के करीब नहीं पहुंच पाए थे और रोबोट्स ने उनके 1 लाख से भी अधिक सिपाहियों को मार दिया था। खुद रुद्र और जेम्स भी हाथ में मिसाइल गन लिए उन एलियंस का सामना कर रहे थे। वो अभी भी ट्रक के ऊपर थे। रानी की रक्षा टुकड़ी उसे बचाकर दूसरी तरफ ले जाती है, ये देख रुद्र ने कहा, यही सही मौका है माइकल को वहां से बाहर निकालने का। जेम्स, जल्दी करो और माइकल को लेकर आओ। जाओ, मैं तुम्हें कवर देता हूं। इतना कहकर रुद्र ने मिसाइल गन छोड़ी और बड़े ट्राइपॉड पर रखी मशीन गन के सामने आ गया। ये मशीन गन एक बार में 50 गोलियां छोड़ती है और रुद्र के पास अभी 1 लाख गोलियों का स्टॉक था। रुद्र की बात मानकर जेम्स ने ट्रक से छलांग लगा दी और ध्वस्त हो चुकी इमारत की तरफ दौड़ने लगा। रुद्र उसे कवर फायर दे रहा था। जो भी एलियंस उसकी तरह बढ़ते रुद्र उन्हें मशीन गन से उड़ा देता है। जेम्स सफलतापूर्वक माइकल को अपने कंधों पर उठा के वहां से ले आता है। उसने माइकल को ट्रक के अंदर बंद कर दिया और खुद वापस ट्रक ऊपर आ गया और रुद्र की लड़ाई में मदद करने लगा। जेम्स ने कहा, माइकल बेहोश है, मैंने उसके जख्मों पर दवा लगा दी, उसे रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा। रुद्र ने कहा, गुड, अब एक काम करो, वापस नीचे जाओ और ट्रक अंदर से नीले बॉक्स उठाकर लाओ, उसमें मशीन गन की गोलियां हैं। जेम्स वो बॉक्स ले आया। रुद्र ने गोलियां लगाई और एक बार फिर एलियंस को मारना शुरू किया।
वहां इस कदर काशी खतरनाक लड़ाई चल रही थी, चारों तरफ से रोबोट की सेना ने एलियंस को घेर लिया था। वह धड़ाधड़ उन पर गोलियां चला रहे थे। अब तक 4 लाख से भी ज्यादा एलियंस मारे जा चुके थे और बची कुची कसर रुद्र ने रॉकेट लॉन्चर से पूरी कर दी। अब वहां केवल मुट्ठी भर एलियंस दिखाई दे रहे थे। रुद्र ने अपनी घड़ी के होलोग्राम स्क्रीन ऑन की और सभी रोबोट्स को रिलोड कर दिया। सभी रोबोट्स वापस अपने अपने ट्रक में गए और वहां रखे बक्सों में से गोलियां निकालकर अपने सीने में डालने लगे। उनके सीने में एक चोकर बॉक्स था जिसके अंदर गोली स्टोर की जाती हैं। कुछ ही मिनट्स में रोबोट्स एक बार फिर मैदान में आ गए। 50 एलियंस का एक झुंड रानी को घेर कर खड़ा था। अब उनके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। पर उनकी यह परेशानी ज्यादा देर नहीं रही जब उनकी नजर सामने आती हुई भीड़ पर गई। रुद्र ने कहा, ये शोर कहाँ से आ रहा है? जेम्स ने कहा, रुद्र ने शायद ये शोर उनका जिन्होंने राजकुमारी को घेरे रखा है। रुद्र ने कहा, नहीं, हम उस राजकुमारी को जिंदा पकड़ेंगे। उसके इतना कहते ही शोर और तेज हो गया और उसे एक साथ कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। रुद्र ने जब पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी नजर सामने से आते हुए एलियंस की भीड़ पर गई जो करोड़ों की तादाद में थे। जेम्स ने चौंक कर कहा, यह यहाँ क्यों आ गए? रुद्र, यह 5 करोड़ से भी ज्यादा की तादाद में है। अब हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? रुद्र ने गंभीर आवाज में कहा, मुकाबला तो दूर की बात है, तुम यह सोचो कि हम इनसे कैसे बचेंगे। क्या रुद्र इनका मुकाबला कर पाएगा? क्या अजगर राज रुद्र को मार देगा? कहाँ है शौर्य और बाकी सब? क्या होगा इस जंग का अंजाम? जानने के लिए पढ़ते रहें वॉर ऑफ लेजेंड्स। 50 एलियंस ने घेरा बनाकर रानी सर्पिका को कवर कर रखा था। ह्यूमन रोबोट्स उन पर गोलियां बरसा रहे थे, पर तभी 5 करोड़ से भी अधिक एलियंस ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। रोबोट्स में उनकी तरफ भी गोलियां चलाई, पर इतनी बड़ी सेना के आगे वह ज्यादा देर नहीं टिक पाए। कुछ ही मिनट के अंदर एलियंस ने सभी ह्यूमन रोबोट को तोड़ फोड़ दिया। अब बस टाइगर रोबोट्स के मैदान में बाकी थे, पर इस विशाल की सेना के आगे वह भी किसी काम के नहीं थे। इस खतरनाक लड़ाई में 50 लाख से भी अधिक एलियन मारे गए। एक साथ हजारों एलियंस रुद्र के ट्रक की तलवार लिए दौड़े चले जा रहे थे। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, जेम्स, तुम जाकर ट्रक चलाओ, मैं संभालता हूं, हमें यहां से भागना होगा। उसके इतना कहते ही जेम्स ट्रक के अंदर गया और ट्रक चलाने लगा। रुद्र ट्रक के ऊपर से उन पर गोलियां तो कभी रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा था। जेम्स वाट पूरी रफ्तार से ट्रक भगाया और एलियंस सेना को चलते हुए वहां से जाने लगा। पर तभी जेम्स को अपने आगे एलियंस का एक और झूठ दिखाई दिया। उनमें सबसे आगे 14 फीट लंबा एलियन खड़ा था जिसके सर पर सोने का मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके कवच के कई हिस्से काले धातु से बने थे जो बेहद ही मजबूत थे। अजगर राज ने ट्रक अपनी ओर आता हुआ देखकर कहा, कमांडर बुगसान, तुम्हारा काम रानी को सुरक्षित मदर स्पेसशिप तक पहुंचाना है। जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। और रही बात इस लोहे के डिब्बे सुर, उस मानव को जो इसके ऊपर है, उन्हें हम देख लेंगे। अजगर राज का हुक्म पर कर एक 10 फीट का एलियन अपने साथ 100 एलियंस को लेकर रानी की तरफ चला गया। जेम्स ने अजगर राज को देखकर कहा, इसका विशालकाय शरीर और भयानक चेहरा देखकर कहा जा सकता है यकीनन ये इनका का राजा होगा और बहुत ही ताकतवर भी, पर अगर यह मेरे आगे से नहीं हटा तो मैं इसे कुचल दूंगा। इतना कहकर जेम्स ने चिल्लाया, रुद्र, संभल कर, एक भारी टक्कर होने वाली है। रुद्र ने ये सुना तो वो समझ गया कि जेम्स क्या करने वाला है और रुद्र ने अपनी पकड़ टाइट कर ली और खुद को टक्कर के लिए तैयार किया। जेम्स पूरी रफ्तार से ट्रक को अजगर राज की तरफ ले गया। उसका इरादा अजगर राज को कुचल देने का था। जैसे ही ट्रक अजगर राज के करीब पहुंचा, अजगर राज अपने दोनों हाथों को आगे किया, ट्रक को रोक दिया। जेम्स से देखकर हक्का बक्का रह गया। अजगर राज ने अपनी ताकत से ट्रक को पीछे धकेल दिया। जेम्स ने हैरानी से कहा, क्या उसके अंदर इतनी ताकत है? जेम्स ने ट्रक्स की रफ्तार बढ़ाई पर इसका कोई फायदा नहीं था। खुद रुद्र भी ये नजारा देख रहा था। अजगर राज ने जेम्स को खा जाने वाली नजरों से देखा और ट्रक को उठाकर पलट दिया, जिससे जेम्स का मुंह ट्रक के कांच से टकराया और वो टूट गया। साथ ही रूड भी लुढ़कता हुआ ट्रक से नीचे जा गिरा।
वो ट्रक नीचे दबने वाला था पर उसने फुर्ती दिखाते हुए खुद को संभाला और सीधा खड़ा हो गया। ट्रक के अंदर मीका था जो किसी सामान की तरफ इधर उधर टकराया। मीका बेहोश था, उसके दिमाग की न्यूरॉन कोशिकाएं लाल रंग में चमक रही थी जो अब धीरे धीरे नीले रंग में बदल रही थी। पूरी तरह से नीली हो जाने के बाद माइकल की आंखें खुली। अब वो मीका की नहीं, माइकल की पर्सनालिटी में था। वो खुद को संभलता हुए ट्रक के पास गया और उसने जैसे तैसे ट्रक का दरवाजा खोला तो उसने पाया कि ट्रक पलटा हुआ था। वह ट्रक से बाहर आया, उस सीधा खड़ा हुआ। उसके सामने 14 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ी छाती वाला अजगर राज खड़ा था। सूर्य प्रताप एक फाइटर प्लेन में था। वो अभी हिमाचल के ऊपर था और सोलंग वैली जा रहा था। उसकी नज़र जब नीचे गई तो उसने एक जाने पहचाने ट्रक को सोलंग वैली से उल्टी दिशा में जाते हुए देखा, जिसे देख वो हैरान था। सूर्य प्रताप ने कहा, कायर कहिक मुसीबत से जान छुड़ाकर भाग रहे हैं, क्या इस दिन के लिए हमने इन पर इतनी मेहनत की थी। सूर्य प्रताप को लग रहा था कि उस ट्रक में जरूर कुछ भगोड़े लोग हैं जो जंग से भाग रहे हैं, इसलिए उसने पायलट से कहकर प्लेन को उस ट्रक का पीछा करने को कहा। पायलट ने प्लेन को मोड़ा और ट्रक के आगे आकर रोक दिया। यह ट्रक टीना चला रही थी। उसने अपने सामने लंबी दूरी पर एक फाइटर प्लेन को उतरते हुए देखा तो उसने उसके पास जाकर ब्रेक मारे और ट्रक से बाहर आई और प्लेन से सूर्य प्रताप उतरा। टीना को आता देख वो हैरान था, क्योंकि टीना एजेंट एक यानी अरबाज की टीम में थी। अगर वह यहाँ है तो जरूर अरबाज भी यही होगा। सूर्य प्रताप ने टीना से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और एजेंट 1 कहाँ है? क्या तुम लोग जंग से भाग रहे हो? सूर्य प्रताप की बात सुनकर टीना ने उन्हें सारी बात बताई और यह भी बताया कि किस तरह अरबाज और शौर्य घायल हैं। उन्होंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया और एक मजबूत कमांडर को मार गिराया और किस तरह वह रानी सर्पिका से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। यह दोनों बातें कर ही रहे थे कि ट्रक के अंदर से आर्यन और सानिया भी बाहर आए। सूर्य प्रताप ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि वह दोनों बेहोश है और उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम उन्हें जंग से दूर लेकर जा रहे हो ताकि वो रिकवर हो सके। आर्यन चिढ़ते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हो कि हम उन्हें वही छोड़ देते ताकि वह नामुमकिन जंग को पूरा कर सकें? आपको पता भी है वहां कितनी बड़ी तादाद में एलियंस जमा हो चुके हैं। शौर्य ने गुस्से में कहा, बेवकूफ हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि हमने इस बारे में नहीं सोचा कि जब कोई फाइटर घायल हो जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे? और टीना, क्या तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया इन्हीं हालात के लिए हमने पहले सही हर एक ट्रक में मेडिकल किट रखे थे? उस मेडिकल किट में ऐसे इंजेक्शन है जिन्हें लगाने से शरीर को सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा मिल जाएगी। टीना ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया। इसके बाद सूर्य प्रताप तेजी में आगे बढ़ा और ट्रक के अंदर गया। उसने आसपास देखा और वहां रखे हथियारों को हटाकर एक छोटा हरे रंग का बॉक्स उठाया। उस हरे बॉक्स के अंदर कई सारे इंजेक्शन रखे थे जिनके अंदर नीले रंग की कोई दवाई थी। सूर्य प्रताप ने एक इंजेक्शन अरबाज को लगाया और दूसरा शौर्य को। इसके बाद सूर्य प्रताप ने अपने कोट में टैब निकाला और उसमें लिखे हुए कोड को अरबाज की घड़ी में टाइप करने लगा। 5 मिनट के बाद सूर्य प्रताप ने सारे कोड पर बात की घड़ी में टाइप कर दिया और एक चैन की सांस ली। सूर्य प्रताप ने कहा, अब हम प्रोजेक्ट मॉन्स्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इतना कहते हैं सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम था कि आखिर यह प्रोजेक्ट मॉन्स्टर क्या चीज है। वो लोग कुछ पूछते या कहते हैं। अरबाज की आंखें खुली और उसी पल शौर्य ने भी अपनी आंख खोली। अरबाज चिल्लाया, इन एलियंस को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने नरगिस को मार दिया, नहीं छोड़ूंगा इन्हें मैं। इतना कहकर अरबाज उठा और ट्रक के बाहर चला गया। टीना उसके पीछे उसे रोकने गई। आर्यन और सानिया शौर्य के करीब गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। शौर्य ने वहां चारों तरफ हैरानी से देखा और बिना कुछ कहे ट्रक से बाहर गया और आसपास देखने लगा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने गंभीर होकर कहा, सानिया और आर्यन, रूबी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। ये सुनकर सानिया और आर्यन ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। वह सोचने लगे कि अब वह इस बात का क्या जवाब दे सकते हैं। वह कुछ सोच ही रहे थे कि शौर्य चिल्लाया,
तुम दोनों चुप क्यों हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते, कहाँ है रूबी? सानिया ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ, हम बताते हैं। दरअसल जब तुम बेहोश हो तो हम तुम्हें लेकर यहाँ आ गए और जल्दबाजी के चक्कर में जो भी वही रहेंगे हम उसे भी लाने वाले थे, पर एलियंस ने उसे घेर लिया। वो एक एलियन की स्पेसशिप के अंदर थी, पर हाँ, आशीष वहाँ रुका हुआ है, वह उस पर नजर रख रहा होगा। ये सुन शौर्य ने गुस्से में कहा, अगर तुम लोग मुझे और अरबाज को सही सलामत यहाँ ले आए तो रूबी को कैसे पीछे छोड़ सकते हो? ये देख आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, तो क्या करते? हाँ क्या करते बता, तुझे भी वहीं छोड़ देते और उस अनजान लड़की को बचाते जिसे हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, जिसे हम सही से जानते तक नहीं। अगर हम उसे बचाने जाते तो ना वह बचती और ना हम में से कोई। इसके बाद आर्यन फुसफुसाते हुए खुद से कहा, एक तो इसे बचाओ, ऊपर सर इसके ताने भी सुनो जैसे रूबी के अलावा और कोई इसके लिए मायने ही नहीं रखता। शौर्य आर्यन के पास गया और गंभीर आवाज में बोला, मेरा वह मतलब नहीं था, अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बस तू यार मुझसे नाराज मत हो। और हाँ, मेरे लिए तुम सब भी उतना ही जरूरी हो जितनी रूबी। ये सुन सूर्य प्रताप ने ताली बजाकर कहा, तुम्हारा यह फ्रेंडली ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब काम की बात करें, भूलना मत यहाँ के हालात किया है। टीना अरबाज को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। नरगिस की मौत का उसे गहरा सदमा लगा था, वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि नरगिस नहीं रही। उसने घुटनों के बल कर खुद के मुंह पर एक जोरदार चांटा मारा। अरबाज को आंखों में नमी थी, उसने गुस्से में कहा, सब मेरी गलती है, मैं उसे बचा नहीं पाया, काश कि मैंने उससे पहले ही माफी मांग ली होती तो मुझे मुझे अच्छा, हाँ मेरी गलती है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारी जिंदगी मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। इतना कहकर उसने खुद के मुंह पर एक मुक्का मारा। दोस्तों, आपको लगेगा कि यहाँ शब्द मिस्टेक हुई है, पर ऐसा नहीं है। टीना ने आश्चर्य से कहा, अरबाज यह तुम क्या कह रहे हो और किस गलती की बात कर रहे हो? तुम्हारी क्या गलती थी? आखिर इसमें तुम जो कर सकते थे तुमने किया और तुम्हें किस बात का पछतावा है? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अरबाज ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने उसका दिल तोड़ा था। उसने खुद के एक और मुक्का मारा। टीना अपने दोनों हाथ अरबाज के चेहरे पर रखें और उसका मुंह अपनी तरफ किया। टीना को उसकी आंखों से आंसू साफ दिखाई दिया, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। टीना ने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने कब उसका दिल तोड़ दिया? तुम्हें साथ में आए हो अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ तो फिर कैसे? आखिर क्या हुआ था तुम्हारे भी बताओ मुझे। अरबाज ने टीना को बताया और वो अपनी याद में खो गया। भूतकाल अरबाज की याद। सोलंग वैली आने से पहले अरबाज एक जगह रुका था। नरगिस सिगरेट पीता है, पारसी के जंगल में चले गए, अब आज उसके पीछे पीछे गया और बाकी सब अपने हथियारों को तैयार करने में लगे थे। अरबाज ने नरगिस के मुंह से सिगरेट लेकर बुझा दी और कहा, कहते हैं जंगल में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरा जंगल जलाकर राख कर सकती है। नरगिस ने रोमांटिक अंदाज में कहा, तो चलो तुम्हें ही जला दिया जाए। इतना कहकर नरगिस अरबाज के करीब आ गईं और अरबाज ने भी उसकी कमर पर हाथ रख लिया। वो दोनों एक दूसरे से चिपक चुके थे। अरबाज नरगिस की आंखों में खुद के लिए बेपनाह प्यार देख रहा था और इसी के साथ उन दोनों को होंठ आपस में टकराए और वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए जैसे चंदन से सांप लीपर जाता है। कभी वह दोनों चुंबन करते तो कभी एक दूसरे की बाहों में अपना सर छुपाते। वह दोनों एक दूसरे के शरीर पर चूम रहे थे। अरबाज भी पूरा मदहोश हो चुका था। नरगिस ने अरबाज के होंठों पर काटा और उसके कान में कहा, आई लव यू अरबाज, आई लव यू। अरबाज ने उसकी कमर को कसा और कहा, आई लव यू दो, आई लव यू, आई लव यू रूबी। ये बोलने के बाद अरबाज की आंखें